एलो मिस्ट्री चैनल देख रहे सभी दोस्तों का स्वागत। आज एलो मिस्ट्री चैनल आपको ऐसी दुनिया की सैर करवाएगा जो इस समय हमारे लिए काल्पनिक है। ये दुनिया है 2090 की। अक्सर हम सोचते हैं कि 2021 तक पहुंचते पहुंचते हमने टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफ़ी सफलताएं हासिल कर ली हैं, पर आपको पता है कि आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी के युग में क्या कुछ आप देख रहे होंगे। आइए एक काल्पनिक दुनिया के ज़रिए आपको दिखाते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां 2090 में क्या क्या बदलाव देखेंगी इस दुनिया में। 2090 का एक दिन ऐसा भी होगा जब इन 70 सालों में टेक्नोलॉजी से लैस ऐसी दुनिया में होंगे आप, जब आप अति आधुनिक घरों में होंगे। घर भी आज के जैसे नहीं होंगे बल्कि ऊंची ऊंची इमारतों में होंगे। साल 2050 से ही सड़कों पर यातायात कम होगा क्योंकि हर इंसान के पास अपनी हवाई कारें होंगी। पर इन कारों की सबसे अच्छी बात ये होगी, ये कारें पेट्रोल या डीजल या किसी और ईंधन पर नहीं चलती होंगी बल्कि उस समय हीलियम 3 का इस्तेमाल होता होगा। हीलियम 3 की खोज इसलिए की गई थी क्योंकि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो गया था। चांद से हीलियम 3 को धरती पर लाया गया था। धरती के आसपास इतने स्पेस स्टेशन थे कि अब इंसान एंटरटेनमेंट के लिए वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करता था और इस एडवांस वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग रियल मूवीज़ देखने में किया जाता था। और इस तकनीक का प्रयोग वही कर सकते थे जो काफ़ी अमीर थे। आप इनको सुपर रिच इंसान कह सकते हो। एडवांस वर्चुअल रियलिटी तकनीक का प्रयोग करने के लिए इंसान के दिमाग में ऐसे न्यूरोसेंस फिट किए जाते थे जिनका प्रयोग करके इंसान पिछली वीडियो का या किसी भी फिल्म का वर्चुअल रूप देख सकता था। सिस्टम अब काफ़ी एडवांस था। बाइनरी सिस्टम काफ़ी समय पहले ख़त्म हो चुका था। अब सुपर क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था। अब लोग बात करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अपनी कलाई में लगाई गई चिप से एक दूसरे से बात करते थे। ऑनलाइन शॉपिंग भी पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई थी क्योंकि ड्रोन की सहायता से शॉपिंग प्रोडक्ट की डिलीवरी होती थी। इस मशीनी युग में इंसान ने काम करना छोड़ दिया था क्योंकि सारा काम मशीनें करती थी। मशीनों से घिरे होने के कारण इंसान अब बिल्कुल अकेला था। ऐसे ही दुनिया में सबसे अकेले थे एंड्रयू। एंड्रयू इस दुनिया के सबसे ज़्यादा रिच इंसान थे। एंड्रयू उस कंपनी के मालिक थे जो अति आधुनिक मशीनों के पुर्जे बनाती थी। एंड्रयू एक खुशहाल परिवार से संबंध रखते थे, पर 35 साल की उम्र में उनकी पत्नी उनको छोड़कर सदा के लिए दुनिया से चली गई थी, जिसके कारण वो अपने आप को अकेला महसूस करते थे। 2090 में एंड्रयू की उम्र है 50 साल। पिछले 15 सालों से एंड्रयू काफ़ी अकेली ज़िंदगी गुजार रहे थे, पर आज उनकी शादी की सालगिरह होने के कारण एंड्रयू ने अपने दिमाग में लगे न्यूरोसेंस से अपनी वीडियो को देखा। फिर कुछ देर बाद एंड्रयू अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एक बड़ी बिल्डिंग के 130वें मरले पर एंड्रयू का ऑफिस था। एंड्रयू का वहाँ पर भी दिल नहीं लग रहा था। तभी थोड़ी देर बाद एंड्रयू के सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि उससे मिलने कोई आया है। एंड्रयू ने कहा कि उसे अंदर भेज दो। जब वो शख्स अंदर गया तब एंड्रयू काफ़ी हैरान हो गया क्योंकि वो उसकी पत्नी के साथ काम करता था एक ही कंपनी में। उस इंसान का नाम था नीलसन। उसने नीलसन के आने का कारण पूछा तो नीलसन ने बताया कि यहाँ वह एक महत्वपूर्ण काम के लिए आया है। नीलसन अपनी कंपनी की तरफ से एक ऑफ़र लेकर आया था। नीलसन ने कहा कि हमारी कंपनी एक बड़ी रिसर्च पर काम करना चाहती है और हम चाहते हैं कि इस रिसर्च में आपकी कंपनी हमारा साथ दे। एंड्रयू ने इस रिसर्च के बारे में जानने के लिए दिलचस्पी दिखाई और पूछा, इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा। नीलसन ने बताया कि इस रिसर्च के साथ एंड्रयू को अपनी पत्नी मैरी के साथ मिलने का मौका मिलेगा। नीलसन ने बताया कि मैरी बहुत ही इंटेलिजेंट वैज्ञानिक थी। वो इस रिसर्च से काफ़ी सदियों से जुड़ी हुई थी। पर एंड्रयू की पत्नी मैरी कभी नहीं चाहती थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को आगे बढ़ने दिया जाए, क्योंकि इंसान मशीनों का गुलाम बन जाएगा अगर ये रिसर्च आगे जाएगी। नीलसन को ये बताते हुए खुशी हो रही थी कि मैरी ने जिस रिसर्च पर काम किया वो आज रिसर्च पूरी हो चुकी है। एंड्रयू की पत्नी मैरी का मानना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को काबू करने में हम सफल हो सकते हैं, पर वो कुदरत के नियम से लड़ने से डरती थी।
वो नहीं चाहती थी कि मशीनें हमारे ऊपर हावी हो जाएं। नीलसन ने आगे कहा कि सर, हमने काफ़ी कुछ विज्ञान में किया है। हमने ऐसे ऐसे इन्वेंशन किए हैं जो शायद आज से 50 साल पहले सोचे भी नहीं जा सकते थे, पर आज भी हम मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। हमें अब ऐसी तकनीक पर काम करना चाहिए जिससे मौत पर काबू पाया जा सके, और हमारी कंपनी चाहती है कि हम अब ऐसी तकनीक पर काम करें जिससे मरे हुए इंसानों को जिंदा किया जा सके। नीलसन ने आगे कहा कि सर, हम चाहते हैं हम आपको आपकी पत्नी से मिलवाएं। उसकी ये बातें सुनकर एंड्रयू बड़ी दिलचस्पी लेने लग गए थे उस इन्वेंशन में। तो उन्होंने पूछा कि ये सच में हो सकता है कि मैं अपनी पत्नी मैरी से मिल पाऊंगा? नीलसन बोले कि ये हो सकता है। हमने सालों की मेहनत के बाद एक तकनीक इजाद की है जिसमें हमने हाई फ्रीक्वेंसी स्पीड इंजन को तैयार किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड स्पेस टाइम की एक चादर से बना है, और इस चादर पर ऑब्जेक्ट जितना मैसी होगा ये चादर उतनी ही कर्व होगी, और इस कर्व हुए स्पेस में प्रकाश और समय भी उतने ही कर्व हो जाएंगे। और हमारी द्वारा बनाई गई हाई फ्रीक्वेंसी स्पीड इंजन कर्व को काफ़ी मोड़ देगा। तब पैदा होगा नैनो ब्लैक होल, और नैनो ब्लैक होल जब पैदा होगा तो कोई इन्फॉर्मेशन जब हम इसमें इनपुट करेंगे तो ये ब्लैक होल काफ़ी आत्मिक इन्फॉर्मेशन आउटपुट करेगा, और ये सब आधारित होगा हैकिंग रेडिएशन सिद्धांत पर। और जो आत्मिक रेडिएशन इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होगी वो होगी किसी मरे हुए इंसान की आत्मिक जानकारी। आगे नीलसन कहते हैं कि पूरी थ्योरी तैयार है और हम चाहते हैं कि आपकी कंपनी हमारा सपोर्ट करे। उसकी सभी बातों को एंड्रयू बड़े ध्यान से सुन रहे थे, पर वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी का तो शरीर नष्ट हो चुका था, तो फिर उनसे बात करना संभव कैसे हो सकता था। नीलसन के विश्वास दिलाने पर एंड्रयू उनकी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद एंड्रयू ने पूछा कि ये तकनीक उनकी वाइफ मैरी से मिलवाने में सही साबित होगी, और इसका क्या प्रूफ है कि मैं जब मिलूंगा तो वो मेरी पत्नी मैरी ही होगी। इस बात पर नीलसन ने कहा कि आपकी वाइफ मैरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सपर्ट थी, और उन्होंने अपनी आत्मिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत काम किया था, और उन्होंने इसे एक चिप में स्टोर करके भी रखा था। सर, उन्होंने अपनी आवाज़, अपनी मेमोरी, अपनी रेटिना, वॉइस फ्रीक्वेंसी, हार्ट बीट, उनका डीएनए जो वो स्टोर करके गई थी, इसी आत्मिक फ्रीक्वेंसी को हम उस नैनो ब्लैक होल में डालेंगे और आपकी वाइफ के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। इस सभी बातों को सुनकर एंड्रयू इस न्यू टेक्निक पर काम करने पर राज़ी हो गए। अब वो दिन भी आ गया जब एंड्रयू के दिमाग के न्यूरॉन्स को नैनो ब्लैक होल से आ रहे आत्मिक इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ा गया। एंड्रयू ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां कुछ नहीं था, पर अचानक उनके सामने मैरी आ गई। उसे देखकर एंड्रयू बहुत खुश हुए और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो मैरी से मिल रहे हैं। एंड्रयू मैरी को देखकर खुश था, पर मैरी एंड्रयू को देखकर खुश नहीं लग रही थी। वो एंड्रयू से बस यही कह रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे इस सवाल का जवाब दो। मैरी एंड्रयू से बार बार यही सवाल पूछ रही थी कि तुमने कुदरत के नियम का उल्लंघन क्यों किया। एंड्रयू ने मैरी से पूछा कि क्या तुम मुझसे मिलकर खुश नहीं हो। मैरी ने कहा, ये खुश होने की बात मेरे साथ संबंधित नहीं है, ये खुश होने की बात कुदरत से संबंधित है। तुमने मुझे और अपने आप को खुश करने के लिए कुदरत को नाराज़ कर दिया। मैरी ने कहा कि मैं इस बात से खफा हूँ क्योंकि 15 साल पहले मैं सभी तरह की मोह माया को छोड़कर चली गई थी। मैं भगवान की नियति के अनुसार चल रही थी। मुझे नहीं पता कि आने वाले सालों में मैं कहाँ होती। तुमने कुदरत के विरुद्ध जाकर मेरी इस यात्रा को रोक दिया। ये अच्छा नहीं हुआ। मेरी आत्मिक यात्रा रुक गई। और एंड्रयू, तुमने सबसे बुरा किया क्योंकि तुमने भगवान के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है। हम इंसानों को भगवान एक अलग जीवन तत्व देते हैं और जानते हैं वो जीवन तत्व क्या है। वो है खुद के होने का एहसास। अपने होने का एहसास हमें जीवित बनाता है और ये एहसास कभी भी मशीनों और रॉबोट्स में नहीं आ सकेगा। तुमने मेरे होने का एहसास इस मशीन में लाकर इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का गुलाम बना दिया है, जो मैं कभी नहीं चाहती थी कि इंसान मशीनों का गुलाम बने।
तभी एंड्रयू के न्यूरोसेंस का नाता उस आत्मिक इन्फॉर्मेशन के साथ टूट गया और मैरी फिर से अंधेरे में गुम हो गई। जब एंड्रयू नींद से जागा तो नील्सन उनसे माफ़ी मांगता है कि अचानक किसी कारण से मैरी से उनका संपर्क टूट गया। एंड्रयू उससे कहता है कि अच्छा हुआ कि ये संपर्क टूट गया, क्योंकि हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है और आने वाले समय में हमें इसका बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने आप को मशीनों का गुलाम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ये कुदरत के खिलाफ है। एंड्रयू की बातें नील्सन को समझ आ चुकी थी। अब नील्सन भी चाहता था कि ये रिसर्च यहीं रुक जाए और हम भगवान के गुलाम ही रहें, ना कि मशीनों के। मुझे आस है कि आपको ये काल्पनिक कहानी बहुत पसंद आई होगी। आने वाले समय में और भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हम लेकर आएंगे जो फ्यूचर की कहानी बयां करती होंगी।